हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कशिश कपूर। आज है थर्सडे 21 और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लेकर आया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गूगल और उसके कॉम्प्लेक्स ब्रेकअप के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज और उनके फाइनेंसेस। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे कॉर्पोरेट ब्रेकअप की जो शायद यूएस हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स केस बनने वाला है। कल रात ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी खबर ड्रॉप की। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे एक फेडरल जज से एक रिक्वेस्ट करने वाला है। रिक्वेस्ट ये है कि गूगल को अपने डोमिनेंट ब्राउजर क्रोम को बेचने पर मजबूर किया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी को तोड़ने का केस नहीं है, ये टेक इकोसिस्टम को अनटैंगल करने की बात है। चलिए कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। अगस्त में जज अमित मेहता ने रूल किया था कि गूगल ने इलीगली सर्च और सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट्स को मोनोपोलाइज किया है। गूगल हर साल सिर्फ एप्पल को ही $20 बिलियन देता है ताकि क्रोम सफारी का डिफॉल्ट सर्च इंजन बन सके। ये नंबर नासा के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। ये डील्स किसी भी कंपेटिटर को मार्केट शेयर लेने से रोक देती है। लेकिन गूगल को तोड़ना पहले के किसी भी एंटी ट्रस्ट केस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब 1984 में AT&T को तोड़ा गया था तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक मैप पर लाइंस खींचकर टेलीफोन ऑपरेशंस को रीजन वाइज डिवाइड कर दिया गया। टेलीफोन लाइंस, स्विचिंग स्टेशंस और सर्विस सेंटर्स जैसे फिजिकल एसेट्स को क्लियरली सेपरेट किया जा सकता है। गूगल का केस लेकिन थोड़ा अलग है। सोचिए, जब आप क्रोम यूज करते हैं तो वो आपके ब्राउजिंग हैबिट्स का डेटा कलेक्ट करता है। ये डेटा गूगल के एडवर्टाइजिंग एल्गोरिदम्स को फीड किया जाता है जो एप्पल की रेवेन्यू का 80% जनरेट करता है। पिछले साल ये नंबर $300 बिलियन था। ये एड्स गूगल सर्च और मिलियंस और वेबसाइट पर दिखाते हैं। और जो सर्च रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो वही AI सिस्टम्स चलाते हैं जो गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स के पीछे है। ये सब कुछ एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड है कि AT&T का फोन नेटवर्क इसके सामने काफी सिंपल लगता है। हर्बर्ट होवनकैम्प, जो एक लीडिंग एंटी ट्रस्ट स्कॉलर हैं, इस बात को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ब्रेकिंग अपार्ट नॉन कंपीटिंग यूनिट्स डजंट नेसेसरली इंक्रीज कंपटीशन। अगर क्रोम को गूगल से अलग कर दिया जाए तो भी दोनों कंपनीज को कैसे चलाया जाए ये समझना मुश्किल होगा, क्योंकि वो सालों से डेटा, एल्गोरिदम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते आए हैं। डीओजे के प्रपोजल में कुछ और भी इंटरेस्टिंग रेमेडीज हैं, जैसे कि सबसे पहले गूगल को कंपेटिटर्स के साथ अपने सर्च डेटा को लाइसेंस करने पर मजबूर किया जाएगा। नंबर 2, एंड्रॉयड को गूगल के बाकी प्रोडक्ट से डीकपल करना होगा। नंबर 3, वेबसाइट्स को कंट्रोल दिया जाएगा कि उनका कंटेंट गूगल के AI प्रोडक्ट्स में कैसे यूज हो। नंबर 4, गूगल के डेटा यूजेज को रीस्ट्रक्चर करना होगा। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स इस केस को पूरी तरह से बदल सकता है। ट्रंप ने ऑलरेडी गूगल को तोड़ने पर डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। उन्होंने रिसेंटली कहा कि इफ यू डू दैट, आर यू गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कंपनी? व्हाट यू कैन डू विदाउट ब्रेकिंग इट अप इज मेक श्योर इट्स मोर फेयर। इस बात से अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है कि रेमेडीज का फेज अप्रैल 2025 के बाद स्टार्ट होगा, जिसमें अभी भी कुछ टाइम है। स्टेक्स काफी हाई है। क्रोम का ग्लोबल ब्राउजर मार्केट में 63% शेयर है। गूगल सर्च वर्ल्ड वाइड सर्चेस का 90% हैंडल करता है। ये सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है, ये इंटरनेट के फ्यूचर की बात है। जीरो प्राइस बिजनेसेस मॉडल, जहां कंज्यूमर्स फ्री सर्विसेज के बदले अपना डेटा देते हैं, वो मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन बन चुका है। क्रोम के लिए बायर कौन होगा ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। बायर को बहुत सारे फंड्स लाने पड़ेंगे और वो ऑलरेडी किसी एंटी ट्रस्ट स्क्रूटिनी का टारगेट नहीं होना चाहिए। कुछ एनालिस्ट्स ओपन AI को एक पोटेंशियल बायर के रूप में देख रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट की वजह से एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा। लेकिन बायर को क्रोम की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास गूगल के एडवर्टाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज अब नहीं होगा। वहीं गूगल भी चुप नहीं बैठा है। वो इसको एक रैडिकल एजेंडा कह रहा है जो अमेरिकन टेक लीडरशिप को हार्म करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऑलरेडी अपने बिजनेस को अडेप्ट कर रहा है। गूगल फर्स्ट पार्टी डेटा कलेक्शन पर शिफ्ट कर रहा है और थर्ड पार्टी कुकीज के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर रहा है। ये दिखाता है कि रेगुलेटरी प्रेशर में भी टेक कंपनीज इवॉल्व कर सकती हैं। इंटरनेशनल रेगुलेटर्स भी इस पर क्लोज नजर रखे हुए हैं। EU अपने अलग इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है और ये US केस ग्लोबल टेक रेगुलेशंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है।
ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये केस डिजिटल बिजनेसेस के ऑपरेशंस को ग्लोबली रीशेप कर सकता है। अच्छा चलो, अगली स्टोरी के लिए एक सीन सेट करते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी एक गहरे खड्डे को क्रॉस करती है। आप बड़ी मुश्किल से रिकवर तो करते हो, लेकिन वाटर लॉगिंग के कारण आगे ट्रैफिक में फंस जाते हो। ऐसा लगेगा जैसे बारिश ने आपकी गलियों को गंगा की नदी बना दिया हो, मगर हरिद्वार का चाम के बिना। ये सिचुएशन सोच के ही फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी, है ना? और फिर हम क्या करते हैं? हम म्यूनिसिपैलिटी को कुछ गालियां देते हैं, क्योंकि उन्हीं को तो ये सब मैनेज करना चाहिए। और सही भी है, करना तो चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें क्यों नहीं बदल रही? क्या म्यूनिसिपैलिटी अपना काम नहीं करती है, या फिर उनके पास बस पैसों की कमी है? चलिए पैसे की साइड से इस स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और पता लगाते हैं कि चल क्या रहा है। देखो, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि आपके सिटी के लोकल गवर्नमेंट्स सारी डे टू डे सर्विसेज हैंडल करते हैं जिन पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। रोड की सफाई, पानी की सप्लाई, पार्क्स, कूड़ा कलेक्ट करना, ये सब उनका काम है। लेकिन एक शहर को चलाने में पैसे तो लगते हैं। तो आज हम पैसे का ट्रेल फॉलो करेंगे। म्यूनिसिपैलिटीज को फंड कहां से मिलते हैं, वो कैसे खर्च करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आज हम जानेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, उनके पास हमेशा पैसे नहीं होते और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। और ये हम नहीं, आरबीआई का म्यूनिसिपल फाइनेंसेस रिपोर्ट कह रहा है। अब पहला सवाल आता है कि आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि आपके म्यूनिसिपैलिटी के पास कितना पैसा है? आपको फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि इससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर आपके शहर के गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता बिना हर बार स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे, तो कितना इजी होता। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हुई तो वो हमारे ऐसे इश्यूज पर फोकस कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सिटी के पास अपने टैक्सेस और फीस से काफी फंड मिल जाएं, तो वो बिना डिलेस पॉटहोल्स भर सकते हैं या ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड कर सकती हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सारी म्यूनिसिपैलिटीज इक्वली फंडेड नहीं होती। एक शॉकिंग फैक्ट पर नजर डालते हैं। अर्बन एरियाज इंडिया के जीडीपी का लगभग 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू जीडीपी का सिर्फ 0.4% है। यानी कि इकोनॉमिक पावर हाउसेस होने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट्स के पास बेसिक सर्विसेज के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। इंडिया के टॉप 10 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस देश के टोटल म्यूनिसिपल रेवेन्यू रिसीट्स का 58% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर तो ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं, लेकिन छोटी म्यूनिसिपैलिटीज तो बस गुजारा कर रही हैं। इस इम्बैलेंस का सीधा असर आपको और मुझे मिलने वाली सर्विसेज की क्वालिटी पर पड़ता है। म्यूनिसिपैलिटीज के पैसे के सोर्सेज आखिर क्या हैं? इसके मेनली दो सोर्सेज हैं। पहला, ओन रेवेन्यू, टैक्सेस जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, और नॉन टैक्स सोर्सेज जैसे कि पार्किंग फीस, गार्बेज कलेक्शन चार्जेस और फाइन्स। और दूसरा है ट्रांसफर्स, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स या फंड्स। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज ट्रांसफर्स पर बहुत डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल देखो तो 2023 टू 24 में म्यूनिसिपल रेवेन्यूज का 38.1% ट्रांसफर से आने का एक्सपेक्टेशन था, जबकि ओन टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज सिर्फ 30% और 31.9% थे। ये डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। 2016-17 में ओन टैक्स रेवेन्यू म्यूनिसिपल रिसीट्स का 42.8% था, जो अब 2023-24 तक गिरकर लगभग 30% तक रह गया है। इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटीज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही हैं। ये तो ऐसा हुआ कि हर महीने सैलरी को खींच तान के काम चलाना जैसे वाला केस हो गया है, वो भी किसी और की सैलरी पर। जब ग्रांट्स या ट्रांसफर्स डिले होते हैं या कम होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बेसिक सर्विसेज तक फंड नहीं कर पाते हैं। रेवेन्यू सोर्सेज का ये इम्बैलेंस उनसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन लेता है और प्रोजेक्ट्स प्लान और एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये देखते हैं कि ये पैसे खर्च कैसे होते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें डेली एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, गार्बेज कलेक्शन और एटसेट्रा जैसी चीजें आ जाती हैं। और दूसरा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे कि नए रोड्स, पार्क्स और सुएज सिस्टम। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखें तो 2023 टू 24 में म्यूनिसिपल स्पेंडिंग का 61.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाने का प्रोजेक्शन है और सिर्फ 38.5% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। 2019-20 से कंपेयर करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 56.1% था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 43.9%। यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं, जो फ्यूचर के लिए तो अच्छा है, लेकिन
मेंटेनेंस को इग्नोर करना रिस्क क्रिएट कर सकता है। अगर शाइनी और नए प्रोजेक्ट्स के पीछे बेसिक सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो पॉट होल्स और गार्बेज कलेक्शन जैसे इश्यूज और भी बढ़ जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट के पास बस यही रेवेन्यू सोर्सेज हैं या क्या इनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज भी हैं? म्युनिसिपैलिटीज के पास टैक्सेस और ट्रांसफर्स के अलावा एक और ऑप्शन है जो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। पुणे और अहमदाबाद जैसे सिटीज ने इस ऑप्शन का यूज किया है और ग्रीन बॉन्ड्स जैसे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट फंड करना स्टार्ट किया है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं सिटीज के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स रखती हैं। छोटी म्युनिसिपैलिटीज के लिए ये अभी भी एक बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो इस स्टोरी के बेसिकली 3 टेकअवेज हैं। सबसे पहला, म्युनिसिपैलिटीज स्टेट और सेंट्रल ट्रांसफर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कम करता है। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है लेकिन डेली मेंटेनेंस के लिए स्पेंडिंग उतनी नहीं बढ़ रही। और नंबर 3, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड है लेकिन अभी सिर्फ बड़े शहर ही इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इसी बीच एक एग्जाम्पल देखते हैं। बैंगलोर ने एक मॉडर्न पेड पार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो बिजी एरियाज में पार्किंग के लिए चार्जेस लगाता है। सिर्फ इस एक मूव की वजह से उनका एनुअल बजट में 31.5 करोड़ ऐड हो गए हैं। अब सोचो अगर बाकी सिटीज इसको बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करें तो क्या क्या हो सकता है। आगे जाते हुए म्युनिसिपैलिटीज और क्या कर सकती हैं? सबसे पहले अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बेटर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन और इनोवेटिव फीस इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा जैसे कि डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स ताकि रेवेन्यू लीक्स को रोका जा सके। और नंबर 3, स्टेट और सेंट्रल ट्रांसफर्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी होगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देनी होगी। समराइज करते हुए सब बेटर मैनेजमेंट की बात है क्योंकि सच यही है कि कोई नहीं चाहता कि पॉटहोल्स और फ्लडेड स्ट्रीट्स हमेशा बने रहें। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने शहर की प्रॉब्लम्स पर गुस्सा करें तो याद रखें बेटर फाइनेंसेस का मतलब है बेटर सर्विसेज और सिटीजन्स के रूप में ये हमारे इंटरेस्ट में है कि म्युनिसिपैलिटीज अपने पैसे को सही से मैनेज करें क्योंकि ये आपका पैसा है, आपका शहर है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये थी आज की स्टोरीज। तो चलिए अब टिडबिट्स पर आते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है जिसमें 60 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट है जिसका 90% सोलर होगा। इसके सब्सिडरीज एनजीईएल का 10,000 करोड़ का आईपीओ प्रोजेक्ट्स फंड करेगा जैसे कि गुजरात में 56,000 करोड़ का 7 गीगावाट हाइब्रिड सोलर विंड पार्क। नंबर 2, गवर्नमेंट ने FY25 के ईवी सब्सिडीज को एडवांस करके 3,000 करोड़ रिलीज किया है जो 1,20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए है क्योंकि FY24 का फंड जल्दी खत्म हो गया था। पेनिट्रेशन अब 22% तक पहुंच चुका है लेकिन सब्सिडीज कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स प्राइस हाइक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नंबर 3, CCI ने मेटा को 2021 के व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के लिए 213 करोड़ का फाइन लगाया है एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण देते हुए। मेटा को अपने पॉलिसीज रिवाइज करने होंगे जो ग्लोबल एक्शंस के साथ अलाइन होकर यूजर कंसेंट और ऑटोनॉमी पर फोकस करेगा। और नेक्स्ट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट Q2 FY25 में 6.4% तक गिर गया और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 8.4% तक इंप्रूव हुआ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.4% तक बढ़ा है जिसमें फीमेल पार्टिसिपेशन और मैन्युफैक्चर और सर्विसेज सेक्टर की तरफ से शिफ्ट होने का बहुत बड़ा रोल है। यह था आज का द डेली ब्रीफ। मैं हूं कशिश कपूर और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में।